वो बाथरूम में गिर गए, नहाते समय, तैयार होते समय कोमा में चले गए एंड विदिन 1 मंथ वो कोलैप्स कर गए, खत्म हो गए। घर में कोई सेविंग्स नहीं है, ना एलआईसी पॉलिसी है, ना म्यूचुअल फंड में कुछ एसआईपी ही छोटे अमाउंट की है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एलआईसी का जो एक इतना बड़ा ब्रांड है, क्या वो म्यूचुअल फंड में ट्रांसलेट हो पाया? हाल में पिछले 1-1.5 साल में इसमें एक बहुत तेजी से बदलाव आया है। इसके जिम्मेदार हैं रवि कुमार झा। जब मैंने ज्वाइन किया तब अराउंड 35 ब्रांचेस थी ऑल ओवर इंडिया, और मुझे लगता है कि कितना भी डिजिटल में हम आगे बढ़ जाएंगे डिजिटल युग में, जब तक कि अपनी फिजिकल ब्रांचेस नहीं होगी जहाँ पे कि कस्टमर आके बैठ सकता है, देख सकता है, उसकी कोई परेशानी है वहाँ पे समाधान करवा सकता है, तो ये जब तक फैसिलिटी नहीं होगी तब तक एयूएम की ग्रोथ भी नहीं होगी, और एक जो एलआईसी की जो छवि है, जो ब्रांड है, उसको भी हम पॉपुलराइज करने में सक्षम नहीं रहेंगे। पॉकेट मनी भी जो है एक अच्छा क्वांटम आजकल के बच्चों को मिल रहा है। जैसे यूपीआई में रिवॉल्यूशन हुआ, वैसे ही इसमें भी हो सकता है। क्यों नहीं ज़ीरो फोलियो सभी के नाम से हो, एक ही बार में सबके लिए बहुत इजीली हो जाए, और फिर जब जो स्टार्ट करना चाहे वो कर सकता है। हमारे बच्चे वो काम नहीं करें जो मैं करता हूँ। अगर मैं ड्राइवर हूँ तो मेरा बेटा भी पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करे। हाउस हेल्प भी जो हमारे घर में काम करते हैं, उसकी 2 छोटी-छोटी बेटियाँ हैं, तो उसका कहना था कि मैं शादी करना चाहूँगा अच्छे घर में, बेटी को पढ़ाना चाहूँगा। सिंपल है कि इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। एलआईसी एक ऐसा ब्रांड है जो शायद हम सब भारतवासी इसके बारे में जानते हैं, चाहे हम किसी भी इनकम लेवल के हो, किसी भी प्रांत के हो, जहां भी रहते हो। एलआईसी की एक म्यूचुअल फंड कंपनी भी है कई सालों से, लेकिन जिस तरह से एलआईसी का जो एक इतना बड़ा ब्रांड है, क्या वो म्यूचुअल फंड में ट्रांसलेट हो पाया? हाल में पिछले 1-1.5 साल में इसमें एक बहुत तेजी से बदलाव आया है, और इसके जिम्मेदार हैं रवि कुमार झा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं अब एलआईसी म्यूचुअल फंड के। करियर पूरा इनका एलआईसी में रहा, कहीं कहीं उच्च पद पे ये रहे, लेकिन अब कमान संभाली है इन्होंने एलआईसी म्यूचुअल फंड की। बहुत बहुत पहली बात तो बधाई आपको जी, झा धन्यवाद। साहब, कि आपने, क्योंकि कहते हैं ना, जब हाथी होता है, हाथी को डांस कराना बड़ा मुश्किल होता है। तो एलआईसी भी एक किस्म का एक हाथी है। जी, वहां भी बहुत बदलाव आए हैं, लेकिन जिस तरह से आपने इस ब्रांड को लेवरेज, मुझे हमेशा ऐसा लगता था एक जी, पत्रकार की हैसियत से कि इतने बड़े ब्रांड को हम म्यूचुअल फंड में उतना बड़ा क्यों नहीं बना पाए। जी। लेकिन आपने कई चीज़ें की ऐसी कि अ, आज ये ब्रांड कंपेयर टू जो था म्यूचुअल फंड वाला, बहुत बढ़ गया है, काफ़ी हद तक बढ़ गया है। तो क्या किया आपने? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ। मैं सभी दर्शकों को और सबको बताना चाहूँगा कि कुछ विशेष नहीं किया है। जो मार्केटिंग के जो जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एएमसी का जो ग्रोथ का जो पैमाना है, पैरामीटर्स है, उन्हीं को मैंने समझ के पकड़ा और उसी को ड्राइव किया मैंने अपने पिछले 3 साल के कार्यकाल में। और जिसमें कि सबसे पहले मैंने महसूस किया, और सब लोगों से बात करने के बाद, कि म्यूचुअल फंड की ग्रोथ तभी हो सकती है जब इसकी जो इंजन है, जो जो तेजस इंजन है, हम्म। वो इक्विटी परफॉर्मेंस है। जो फंड परफॉर्मेंस है वो नायाब होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने जॉइन किया तो यही चीज़ हमने अपनी जो इक्विटी की फंड मैनेजमेंट टीम थी उनके साथ बात करना शुरू कर दिया। लगातार बात करते रहे, हर वीक, हर दिन ऑलमोस्ट मैं बात करता था कि कैसे फंड परफॉर्मेंस को हम कंसिस्टेंट रखेंगे और क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 में रखेंगे। और दूसरी चीज़ जो मैंने महसूस किया कि हमारे यहाँ कोई फ्लैगशिप फंड नहीं थी। हम्म। तो किसी न किसी जो फंड है, कोई ना कोई अच्छी इक्विटी फंड को हमको फ्लैगशिप फंड बनाने का भी एक जुनून हम लोगों के सर पे आया कि ये भी करना चाहिए, फ्लैगशिप फंड बनाना चाहिए, और जिस पे पूरी मार्केटिंग टीम को, सेल्स टीम को जो है मोबिलाइज़ करने की ज़रूरत है। तो ये 2 चीज़ लेके हमने शुरुआत में आगे मैंने कदम बढ़ाया, और ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे रिटर्न्स भी आने लगे, फंड मैनेजर्स भी परफ़ॉर्म करने लगे, और मार्केट भी बहुत अच्छा साथ दे रहा था। तो इस सब के कारण जो है सो हम लोग अपनी एयूएम बढ़ाने में सक्षम हुए।
दूसरी चीज़ मैंने मार्क किया कि हमारे नंबर ऑफ़ ब्रांचेज़ बहुत कम थे। जब मैंने जॉइन किया तब अराउंड 35 ब्रांचेज़ थी ऑल ओवर इंडिया। और मुझे लगता है कि कितना भी डिजिटल में हम आगे बढ़ जाएँगे डिजिटल युग में, जब तक कि अपनी फ़िज़िकल ब्रांचेज़ नहीं होगी, जहाँ पे कि कस्टमर आके बैठ सकता है, देख सकता है, वो महसूस कर सकता है, उसकी कोई परेशानी है तो उसका वो वहाँ पे समाधान करवा सकता है। तो ये जब तक ये फैसिलिटी नहीं होगी तब तक हम लोग का जो है सो एयूएम की ग्रोथ भी नहीं होगी और एक जो एलआईसी की जो छवि है, जो ब्रांड है, उसको भी हम पॉपुलराइज़ करने में सक्षम नहीं रहेंगे। हुँ, तो फिर ये कदम लिया कि हमको ब्रांचेज़ बढ़ाना है और आज सभी को बताते हुए खुशी भी होती है कि ऑलमोस्ट 56 ब्रांचेज़ हमारी हो गई है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले 2-3 साल में कम से कम 100 ब्रांचेज़ तक 100 का जो आंकड़ा है उसको ज़रूर क्रॉस करें। इससे एक विज़िबिलिटी भी बढ़ेगी, हमारा जो स्कोप है वो भी बढ़ेगा और जो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में जो फाइनेंशियल लिटरेसी के जो प्रोग्राम्स हैं, उसको हम और अच्छे से कर पाएँगे। हुँ, करते तो हैं अभी भी हम लोग, लेकिन अगर हमारी टीम वहाँ पे नहीं रहती है तो कहीं न कहीं एक वैक्यूम जैसा हम लोगों को महसूस होता है। तो अगर हम फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स में खुद भी जुड़ेंगे, हमारे लोग भी जुड़ेंगे, तो जो जो कनेक्ट है कस्टमर के साथ, वो बहुत अच्छा बन पड़ेगा और उससे जो है उम्मीद करते हैं कि काम बहुत तेज़ी से पकड़ी जाएगी। हुँ। ये जो फ्लैगशिप फंड आपने आइडेंटिफ़ाई किया, ये कौन-सी कैटेगरी में किया आपने? 3-4 मेन कैटेगरी में हमने ये कैच किया कि एक तो जैसे लार्ज एंड मिड कैप फंड, हुँ, मैं एलआईसी से भी आया हूँ, वहाँ पे भी मैं इन्वेस्टमेंट देखता था। तो जो टॉप 200 कंपनीज़ से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट होती है, वो ज़्यादा मैक्सिमाइज़ रहती है। तो यहाँ पे भी जब मेरी बात हुई तो केवल लार्ज कैप लेके आगे बढ़ेंगे तो उससे बहुत अच्छे रिटर्न्स हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि लार्ज कैप ऑलमोस्ट एक मैच्योर्ड और स्टेबल हुँ, सेगमेंट है। तो ये सोचा गया कि लार्ज और मिड कैप को जो है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है और उसमें 35% का उसमें शेयर भी है और उसके बाद का बियॉन्ड उसके ऊपर का जो रहेगा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है फंड मैनेजर्स को कि वो अपने चुनिंदा स्टॉक्स भी ले सकते हैं। तो यही देखते हुए हमने एक लार्ज एंड मिड कैप फंड को हमने कैच किया कि हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत में वहाँ से हम लोग स्टार्ट किए। उसके बाद मल्टी कैप फंड हमारी जो है, उसमें भी मैंने महसूस किया, डिस्कशन किया कि सभी में 25-25-25% है, चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो। तो वहाँ पे भी मुझे लगा कि ये एक फंड है जो कि बहुत अच्छा है। फंड मैनेजर को एक रेस्ट्रिक्शन भी है और साथ ही साथ उसको सभी 25% का ही उसको एक्सपोज़र सभी ये से रखना है और बैलेंस 25% में वो अपनी कुछ जगलिंग या अपनी ये कर सकता है अपनी चॉइस के हिसाब से। तो मल्टी कैप फंड पे भी फिर जोर देना हम लोगों ने बहुत तेज़ी से शुरू किए। तो हुँ, वो एक सेगमेंट हमारा, वो एक फंड हमारा फ्लैगशिप फंड में निकल के आया। और जो तीसरा जो मुझे था इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट बहुत काम कर रही थी। तो फिर टीम के साथ हमने बात किया कि क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी पुश कर सकते हैं? क्या इसमें हम लोग अच्छे परफॉर्मेंस लेके आ सकते हैं? तो वहाँ पे भी बहुत ही थॉरो डिस्कशन होने के बाद ये हुआ कि हाँ, चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा थ्रस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग पे थ्रस्ट है, तो क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी जो है अभी समय है कि उसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये 2-3 फंड्स थे जिस पे कि हमने बहुत काम किया और टच वुड आज के दिन में भी ये तीनों फंड अच्छे कर भी रहे हैं हुँ। और एयूएम की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई है। एलआईसी का जो डीएनए है, अधिकतर जी, डेट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट का जी, है। इक्विटी तो बहुत बाद में आई, जी, धीरे-धीरे करके जी, बढ़ाई जी, लिमिट सरकार ने। जी। म्यूचुअल फंड को जब देखा जाता है, आज भी कहीं न कहीं लोगों के ज़हन में ये है कि ये इक्विटी का प्रोडक्ट है। इक्विटी का प्रोडक्ट। जी, लेकिन एक अच्छे पोर्टफोलियो में डेट का भी उतना ही रोल होता है जितना इक्विटी का जी, होता है। ये बदलाव की कोशिश की या आप देख रहे हैं ये बदलाव है अ, क्योंकि इसमें कॉस्ट कम होते हैं, कमीशन कम होती है, जी, जो प्रॉब्लम आपने एलआईसी में भी फेस की होगी कि टर्म जी, इंश्योरेंस कम बिकता है और जी, बाकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिक जाते जी, हैं। तो वो ये प्रॉब्लम यहाँ भी है। जी।
लेकिन क्या आप मानते हैं कि डेट भी उतना ही ज़रूरी है? यस, यस, मैं 100% मानता हूँ, बल्कि दोनों ही सेगमेंट जो है, मतलब एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो ये दोनों पहिए सही चलने चाहिए और एक साथ चलने चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले बात किया कि इक्विटी पे थ्रस्ट दिया, क्योंकि इक्विटी हम लोग नहीं थे। हाँ। हम लोग एलआईसी म्यूचुअल फंड को जाना जाता था एक डेट म्यूचुअल फंड के नाम से, डेट फंड हाउस के नाम से, और डेट में हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे। चाहे लो ड्यूरेशन की बात हो, लिक्विड फंड की बात हो, तो इस तरह के फंड्स, हमारे बैंकिंग एंड पीएसयू फंड की बात हो, तो उस सब में हम लोग बहुत अच्छा कर भी रहे थे, और हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और जो सिलेक्शन ऑफ पेपर्स था, वो सब जो जीसेट था या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स था, सब ट्रिपल ए कैटेगरी का बहुत ही अच्छा, बहुत ही हाई क्लास और हाई क्वालिटी का था। तो ये इस पे हम लोग लगातार शुरू से ही सिंस 1989 हम लोग डेट फंड्स पे ही पूरी कंसंट्रेशन रखी थी। और यही रीज़न भी था कि करीब आज से 18-20 साल पहले हम लोग 50-55 हज़ार क्रॉस भी किए थे बिकॉज़ ऑफ लिक्विड फंड। हुँ। लेकिन सब्सीक्वेंटली हमारी उस समय हमारी इक्विटी फंड की एयूएम बहुत कम हुआ करती थी, हार्डली 500 करोड़ हुआ करती थी। फिर जब मैं जॉइन किया अप्रैल 23 की मैं बात करूँ, करीब साढ़े 7 हज़ार करोड़ हमारी इक्विटी की एयूएम थी और 12 हज़ार करोड़ हमारी डेट की एयूएम थी। तो उस समय से दोनों ही चीज़ को हमने पकड़ा कि नहीं, इक्विटी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और हमको जो है डेट में भी काम करना है। और हमारे जो भी स्कीम्स हैं, करीब 9 स्कीम्स हैं, 9-10 स्कीम्स हैं, एक जीसैक ईटीएफ मिला के, इन सभी पे हमको काम करना है और सभी कॉर्पोरेट्स के पास भी जाना है। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इक्विटी में हम लोग ऑलमोस्ट 3x 20,000 करोड़ तक पहुँच गए हैं, और उस समय जो 10-12 हज़ार 11-12 हज़ार करोड़ था हमारा डेट में, उसमें भी हम करीब 30,000 करोड़ हम लोग क्रॉस कर गए हैं। इनफैक्ट आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक हमारा मनी मार्केट फंड है, जो कि पिछले साल हम लोग करीब 20-25 करोड़ पे थे, जनवरी-फरवरी में, लेकिन आज के दिन अगर आप बात करेंगे, पूछेंगे, तो करीब 6,000 करोड़ के आसपास हम लोग आ गए हैं। तो हम लोग बहुत थ्रस्ट भी दे रहे हैं, मतलब डेट फंड पे भी इक्वली थ्रस्ट है कि डेट टीम बहुत ही हाईली मोटिवेटेड हो और अच्छे से काम करें, अच्छे पेपर्स, हाई क्वालिटी पेपर्स लें, जिससे कि एक स्टेबल रिटर्न निकल के आए। क्योंकि वहाँ पे हम लोग का मेन थ्रस्ट रहता है कि हम सेफ्टी, मेन है हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है कि जो फंड आप देंगे वो उसकी 100% सेफ्टी का हम लोग एश्योरेंस आपको देते हैं। और दूसरी है कि लिक्विडिटी, कभी भी आप डे एंड नाइट कभी भी माँगेंगे, पैसे की ज़रूरत हो आपको, कोई टैक्स की पेमेंट करना है, जीएसटी का करना है, कुछ भी एडवांस टैक्स करना है, कोई केपेक्स रिलेटेड करना है, तो जो सेबी का गाइडलाइन है T+1 या T+2, उसमें हम आपको इमीडिएट लिक्विडिटी प्रोवाइड करके आपको दे सकें। तो डेट फंड भी हमारा जो है, सो मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि बहुत अच्छे-अच्छे और बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स सब हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और यही रीज़न भी है कि लिक्विड फंड उस समय 5,000 करोड़ था, नाउ इट इज़ वेरी क्लोज टू 17-18,000 करोड़। मनी मार्केट हमने बताया फ्रॉम 2025 हमारा लो ड्यूरेशन फंड करीब 500 करोड़ था, नाउ इट इज़ वेरी क्लोज टू 2,000 करोड़। हमारा बैंकिंग एंड पीएसयू अराउंड 700 करोड़ था, वो इट इज़ आल्सो वेरी क्लोज टू 2,000 करोड़। एक जीसेक ईटीएफ है, व्हिच इज़ अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट, 2-3 ही फंड हाउस के पास है, बट वी वर द पायनियर्स जब 2014 में हमने स्टार्ट किया था। तो उसकी भी एयूएम बहुत ही कम हुआ करती थी, हार्डली 400, वेरी क्लोज टू 400 करोड़। आज के डेट में वी आर क्लोज टू 2,200 करोड़। हुँ। सो बहुत सारे फंड्स हम लोगों ने, वी हैव डन वेल एंड वी हैव बीन एबल टू इम्प्रेस द कॉर्पोरेट्स, जो जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं इंस्टीट्यूशनल में, उन सभी को हम लोगों ने उनको समझाया है, अपनी पोर्टफोलियो दिखाया है, और दे आर आल्सो वेरी कन्विंस्ड विथ आवर क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो एंड द काइंड ऑफ पेपर्स वी हैव टेकन इन दोज़ फंड्स, और उसी के आधार पे हम लोगों को बहुत ही अच्छा सपोर्ट जो है डेट फंड्स में भी मिल रहा है। हुँ। झा साहब, अगर पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लें तो 2 लाख के करीब इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे जी, औसतन। आप जिस डीएनए से आए हैं जी। वहां तो 20 लाख एजेंट है, करीब 15 लाख हैं, 15 लाख। 15 लाख। तो ऐसा क्या कारण है कि हम उन्हें, जहां पे एक ऑलरेडी फोर्स बनी हुई है, जी, कम से कम, ठीक है सिखाना तो सबको पड़ता है, आप जी, भी पूरी जीवन जी, एलआईसी में रहे, वहां से आप यहाँ आए और जी, 1.5 साल में इतना कुछ सीख गए, जी, तो वो भी सीख सकते, जी, लेकिन
ऐसा क्या कारण है कि हम उस इतनी बड़ी लार्ज वर्कफोर्स जो पूरे देश में स्प्रेड है, जी। उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? मैं ज़रूर आपके बात से इत्तेफ़ाक रखूँगा, क्योंकि हम लोग उतना कामयाब नहीं हुए हैं जितना होना चाहिए। लेकिन इसमें मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जब मैंने अप्रैल 23 में जॉइन किया था, ये बात आपसे नहीं शेयर किया, तो जो पहली मीटिंग हमारी पूरे सेल्स टीम के साथ हुई थी, उसमें मैंने उनको यही एग्ज़ाम्पल दिया कि एलआईसी अगर आज नंबर 1 है इंश्योरेंस में, इवन आफ्टर 20 मोर देन 20 इयर्स, मोर देन 2 डिकेड्स ऑफ प्राइवेटाइज़ेशन, प्राइवेटाइजेशन। तो उसका मेन रीज़न है, बैकबोन है एजेंट सेगमेंट, जो जिससे जिसके द्वारा करीब 90% से ज़्यादा बिज़नेस आता है। तो हम लोगों को भी, सभी को, पूरे टीम को एलआईसी म्यूचुअल फंड में समझना होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो एलआईसी एजेंट्स हैं, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनर्स हैं। हम उनके साथ ही आगे चल सकते हैं। क्योंकि एक एक डेटा भी उस समय मुझे हमारे लोगों ने दिया था कि डायरेक्ट में पैसा आता तो है, एसआईपी आती तो है, लेकिन बहुत जल्दी बंद भी हो जाती है। बिल्कुल। 5-6 महीने के बाद, विदिन अ ईयर जो है, ऑलमोस्ट 80% से ऊपर बंद हो जाती है, साल 2 साल के अंदर। तो लेकिन जहाँ की एमएफडी के थ्रू आती है, जो रेगुलर मोड में आता है, उसकी कंटिन्यूटी, उसकी जो स्टॉपेजेज़ हैं या डिसकंटिन्यूएंस है, वो कम है, अराउंड 55-60% है। तो मैंने सबको यही सेंसिटाइज़ किया, पूरे टीम को, कि आप लोग कृपया ये समझिए कि हमको रिलेशनशिप जो है सो डिस्ट्रीब्यूटर से, जो हमारे आस-पास जहाँ पे हमारी ऑफ़िस है, अगर वहाँ पे एलआईसी ब्रांचेज़ हैं, तो उनके एजेंट्स के साथ संपर्क साधना, ये सब बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि बहुत सारे एजेंट्स को, बहुत लोगों को तो मैं भी जानता हूँ। बिल्कुल, इसीलिए मैं लेकिन पूछ रहा हूँ हाँ, क्योंकि बहुत आप लोगों तो को उसी डीएनए से आए हैं। जी, तो बहुत लोगों को मैं भी जानता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, बहुत अच्छे-अच्छे और बहुत सारे एजेंट्स को हम लोग कन्वर्ट करने में और लेके आने में सक्षम हुए। इसमें एक चीज़ और भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया। पिछले 2-3 साल में हम लोग देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड जो है ना, सो चॉइस ऑफ द पब्लिक हो गई है। तो जो एलआईसी एजेंट्स हैं, वो कई बार बहुत लोग खुदा। मुझसे मिलते भी हैं और वो भी अपनी दुःख दर्द शेयर करते हैं कि लोग अब एलआईसी पॉलिसी नहीं लेना चाहते हैं। लोग म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में, जहाँ रिटर्न्स कंपेयर कर लेते हैं लोग अपने व्हाट्सऐप पे, गूगल से, वहाँ से, यहाँ से, 10 जगह से। कम्युनिकेशन आजकल बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है और इससे वो जो है सो इंश्योरेंस में इन्वेस्ट ना करके, क्योंकि वहाँ रिटर्न्स ऑब्वियस है, बिकॉज़ ऑफ मॉर्टेलिटी चार्जेस 7%, 7.5% होगा, जबकि यहाँ जो है रिटर्न्स बहुत अच्छा रहता है। तो कई लोग जो है सो लेना नहीं, और ख़ास करके जेन ज़ी हैं, वो हम्म। तो लेना नहीं चाहते हैं। उनकी अपनी थिंकिंग है, थॉट है कि हमको अच्छे रिटर्न्स हों। तो ये सब जब एक्सपीरियंस मिला, तो उनको भी हमने समझाया, वो खुद भी इस चीज़ को समझने लगे कि हमको एक्सपैंड करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ कीपिंग वन प्रोडक्ट इन द पोर्टफोलियो, इन माय पोर्टफोलियो, इट इज़ बेटर टू हैव 2-3 हम्म। प्रोडक्ट्स। हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, म्यूचुअल फंड भी होनी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस भी होनी चाहिए, जनरल इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। तो इसका हम लोगों को बहुत, मतलब मैं कहूँगा कि बहुत-बहुत फ़ायदा हुआ भी है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जिस समय मैंने जॉइन किया था, उस समय एमएफडी सेगमेंट से केवल 48% हमारी परसेंटेज शेयर ऑफ बिज़नेस हुआ करती थी। जब 16,000 करोड़ पे थे हम, 16,526 करोड़ पे, लेकिन आज के दिन में इट इज़ वेरी क्लोज टू 70%। ओह। तो वी आर डूइंग रियली वेल। उसमें काम हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है धीरे-धीरे करके। और और अपॉर्चुनिटी देखिए कितनी है कि जी, आज भी 5 करोड़ निवेशक होंगे यूनिक, हाँ, 6 करोड़ हैं, 6 करोड़, 6 करोड़, और 140 करोड़ का ये देश है। 104 पॉपुलेशन। तो कितना अभी स्कोप है और हमारे बहुत में कि स्कोप है, हम यस। इसको और केवल हर 4% ही इंसान है। तक लेकर जाएं। यस, यस, बहुत स्कोप है। हम्म। ये बताइए कि जब हम यंग थे, हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन थी, तब तो सब लोग या तो सरकारी नौकर थे या जी, हम लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के मिडिल लोग में, थे, जी, और विकल्प बहुत कम थे। वो कम थे। तो पीपीएफ ले लिया या बैंक में फिक्स जी, डिपॉजिट कर लिया। आजकल जो यंग लोग हैं, आपने जेनजी की बात की, वो आपके मुताबिक एक स्टार्टिंग पॉइंट जो, जी, क्योंकि आपने एक पॉकेट एसआईपी भी लॉन्च कर दी जी, है,
पहले तो इसके बारे में बता दीजिए, पॉकेट एसआईपी। और ये पॉकेट एसआईपी कौन सी कैटेगरी में शुरू में की जाए? जी, जी, मतलब इवेंचुअली सबके अपने अपने गोल बनेंगे, सबके जी, अपने वो अ, जो भी प्रोडक्ट कैटेगरी उनके लिए सूटेबल है वो उनके जी, एडवाइजर उन्हें बताएंगे। बताएँगे। जी, लेकिन जो इंसान आज शुरुआत करना चाहता है, जी, देखना चाहता है कि ये है क्या, शुरू तो करूं मैं करूँ। कहीं से। यूनिट प्राइस तो आपने बहुत कम कर दिया, जी। लेकिन आपके मुताबिक अपने एक्सपीरियंस से कौन सी राइट कैटेगरी है जहां पे ये पॉकेट एसआईपी शुरू की जाए? इसमें मैं 3 कैटेगरी चाहे आपको आपके साथ या किसी और के साथ, जो ठीक है कि हाँ। जी। मैं कहना चाहूँगा कि पॉकेट एसआईपी जो है ये 3 कैटेगरी के लिए इनफैक्ट उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि पॉकेट एसआईपी लाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि बहुत सारे जो लोग मैं जिनसे मिलता था, कई बार ऑटो में सफ़र किए, टैक्सी में किए और बातों-बातों में ड्राइवर से जब बात हुई या घर में जो हमारे हाउस हेल्प है, उनसे पूछते थे, तो वो लोग बैंक में ही पैसा और उनके पास कोई एसआईपी या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जहाँ वो इन्वेस्ट कर सकें अपने बच्चों के लिए। और ख़ास करके बच्चों के लिए सबके प्रति बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा सबको कंसर्न था कि हमारे बच्चे वो काम नहीं करें जो मैं करता हूँ। अगर मैं ड्राइवर हूँ, तो मेरा बेटा भी पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करे। हाउस हेल्प भी जो हमारे घर में काम करते हैं, उसकी 2 छोटी-छोटी बेटियाँ हैं, तो उसका कहना था कि मैं शादी करना चाहूँगा अच्छे घर में, बेटी को पढ़ाना चाहूँगा। तो यही सब रीज़न्स था कि पॉकेट और उनको एसआईपी से या म्यूचुअल फंड से जो है कहीं न कहीं लोगों के मन में एक दबाव जैसा है कि म्यूचुअल फंड जो है सो रिच लोगों के लिए है, अमीर आदमी के लिए बिल्कुल, है। बिल्कुल। हम लोग को कौन समझाएगा, हम लोग को कौन बताएगा, हमको लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है। बहुत मुश्किल से हम हमारा जीवन चल रहा है, पैसा है तो पॉकेट में ही रख लें, बैंक में जमा है तो वहीं रहने दें। तो ये तमाम चीज़ें थी, तभी हम लोगों ने पॉकेट एसआईपी के बारे में सोचा कि हम जो डेली एसआईपी है ₹100 कर लें, वीकली एसआईपी हमने ₹150 किया, मंथली एसआईपी हमने ₹200 किया। तो अच्छा, ये हाँ, तो ये 3 हम लोगों ने शुरू किया और तो मैं आपको ₹200 पर मंथ में मैं कर सकता ₹200 पर मंथ में आप किसी भी हमारी स्कीम में आप हूँ, एसआईपी कर एसआईपी सकता एक्सेप्ट ईटीएफ हूँ। हाँ, ईटीएफ में वो तो एसआईपी चलिए नहीं है, अलग कैटेगरी। उसको छोड़ के आप किसी भी फंड में आप एसआईपी कर सकते हैं। और अगर ₹100 का डेली है तो महीने का ₹2000 अगर वीकली ₹150 है तो 600 या ₹750 की जो है मंथली एक्सपेंस तो आएगी। जिसको ₹500 हम कहते थे, अब वो 200 हो गया। 200 हो गया, यस 200 हो गया। हम्म। एकदम। तो इससे हम लोग देख भी रहे हैं करीब 2 लाख के ऊपर हमारी एसआईपी भी हो गई है। ये जो छोटे पॉकेट एसआईपी एसआईपी पॉकेट एसआईपी 2 लाख द 2 लाख खुल गया। नंबर्स उसमें क्रॉस कर वाह। गया है। और इसमें मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल दूँगा। एक मैं अपनी बहू का एग्ज़ाम्पल दूँगा। जिस दिन डेली एसआईपी हमने लॉन्च किया, ये पॉकेट एसआईपी लॉन्च किया हमने 16 अक्टूबर 2024 को, हम्म, तो उसने कहा कि डैडू मैं पहले आपका स्टार्ट करती हूँ, फर्स्ट कस्टमर मैं वाह, बनती हूँ। क्या बात तो उसने मल्टी कैप फंड में जो है ₹100 का तो उसने डेली एसआईपी स्टार्ट किया। तो थोड़ा उसको भी इनिशियली रेसिस्ट वो हमारी जेन ज़ी से है है। हाँ। और शुरू में 2-3 महीने जो है एसआईपी का कंपाउंडिंग नहीं आ रहा था। हम्म, तो वो मुझसे जो है सो बीच-बीच में डिस्कशन करती थी कि नहीं हो रहा है डैडू क्या करें इसको? बोले रखो इसको कंटिन्यू करो तुम खुद देखोगी कुछ दिनों के बाद। और करीब 6000 जब हो गया था तब अचानक ऑल ऑफ अ सडन एक दिन वो देख रही थी तो 7100 कुछ उसकी जो है सो वैल्यू हो गई। हम्म, तो शी जंप्ड फॉर जॉय एकदम बहुत खुश हो गई। वो लोग हैं नहीं वो हैदराबाद में रहते हैं। फिर मुझे पता चला कि सडनली शी हैज़ ऑप्टेड फॉर 10,000 एसआईपी इन सेम मल्टी कैप फंड 2 अलग से एसआईपी उसने लिए। तो कहने का मतलब है कि जो टेस्ट करना चाहते हैं, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं जिनको एक्सपीरियंस लेना हाँ, चाहता जिनको लगता है कि मैं इसमें आऊँ कि नहीं आऊँ, तो ₹100-200 अगर हम समोसा खाएँगे हूँ। या हम कॉफ़ी पिएँगे या डोसा-वोसा लेते हैं कुछ भी तो ये उसमें तो मतलब ₹100 ₹1000 कुछ भी निकल सकता है। तो 100-200 में अगर हम एसआईपी शुरू करते हैं, सो बहुत जल्दी 2-3-6 महीने में ही हमको पता चल जाएगा कि वेल्थ क्रिएशन कैसा चल रहा है हमारा, वेदर वी आर ऑन द राइट पाथ और नॉट। और तब अगर कॉन्फिडेंस आएगा तब वो कस्टमर और वो क्लाइंट जो है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, सब्सिक्वेंटली जो मैंने अपनी बहू का एग्ज़ाम्पल दिया। सेकंडली जो हमारे यहाँ हाउस हेल्प है
वो भी बहुत ही गरीब है और हम लोग के तरफ का ही है। तो उसकी वही मैंने आपसे कहा कि 2 छोटी-छोटी बेटियाँ थी, तो उसको भी जो है वो सुनते रहता था कि पॉकेट एसआईपी है, ये है, हम लोग डिस्कशन करते रहते थे अपनी टीम के साथ। तो उसने कहा कि साहब मेरा भी पॉकेट एसआईपी हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? तो उसकी केवाईसी ये सब करा के उसकी भी हमने एसआईपी स्टार्ट की और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसने मल्टी कैप फंड में 2 एसआईपी ₹1000 का लिया। हमने पूछा भी उसको कि तुम तो 100-200 रुपया बहुत तो 500 लेते तुम नहीं साहब हमारे पास है इतना पैसा है कि हम जो है सो हज़ार-हज़ार रुपए का तो एक तो ये है कि जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं या हम ही लोग जब नौकरी में आते हैं, जैसे कि मैं 89 में जब जॉब किया था तो मेरी पहली सैलरी ₹3000 की थी। उस समय तो नहीं था लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा शुरू में हम लोग के जॉब में बहुत कम सैलरी होती है। अगर आज का समय लें तो 15,000, 20,000, 25,000 होगी। तो ये पॉकेट एसआईपी बहुत ही हैंडी टूल है कि हम सेविंग्स शुरू कर सकते हैं और जैसे-जैसे इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ेगी, हम उसको 100 को 200, 500, 1000, 10,000 इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं। तो एक तो हुँ। सबसे पहला ये सेगमेंट है। दूसरा है जो लोग कि फर्स्ट टाइमर्स हैं वो एक टेस्ट ये स्टार्ट कर सकते हैं और उससे उससे जो है अपनी एसआईपी जर्नी के साथ-साथ अपने अमाउंट को भी सब्सिक्वेंटली टॉप अप कर सकते हैं, स्टेप अप कर सकते हैं। तीसरा सेगमेंट मैं कहूँगा जो कि थोड़ा अलग हट के है। देखिए हम लोग के समय में हम लोग को जो पॉकेट मनी मिलता था अपने पेरेंट्स से, वो बहुत कम अमाउंट हुआ करता था। हुँ, जिस दिन टिफ़िन नहीं मिलेगा उस दिन ही हमें पॉकेट मनी मिलती थी, अदरवाइज़ हम लोग को मिलती नहीं थी। हुँ। लेकिन आज के समय में बच्चों को जो है सो पॉकेट मनी बहुत हैंडसम मिलता है, क्योंकि एटीएम से भी अगर नोट निकलेगा तो या तो ब्लू कलर का होगा या येलो कलर का होगा या ग्रीन कलर का होगा। सही। मोस्टली ग्रीन कलर का ही होगा, ₹500 की ही नोट होगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके थ्रू सभी दर्शकों को कि पॉकेट मनी भी जो है एक अच्छा क्वांटम आजकल के बच्चों को मिल रहा है। और अगर हम यंग एज से ही सेविंग्स का हैबिट अगर हम कोशिश करके इनबिल्ट करा पाएँ, स्टार्ट कर सकें, जो भी क्योंकि 100-200 रुपए का जो है मंथली एसआईपी भी कुछ नहीं है, लेकिन उस बच्चे को वो फ्रीडम हो जाएगा और एक सेविंग्स की हैबिट डेवलप हो वो कल को अगर स्टार्टअप अपना करना चाहता है कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, तो वहाँ पे बहुत-बहुत अच्छा जो है, उसको एक एक फाउंडेशन उसके लिए खड़ी हो जाएगी, जिसका कि वो सदुपयोग कर पाएगा। झा साहब आपका एक बहुत बड़ा फ़ोकस विमेन पे भी रहा जी, एंड इन फैक्ट आपने एक विमेन सेंट्रिक ब्रांच खोल दी दिल्ली में जी, जी, और एक आपके इंटरव्यू में पढ़ रहा था कि साउथ दिल्ली में ही केवल उस एक एरिया में ही आपके कुछ हुँ, 200-300 करोड़ के एयूएम बन गया। जी, जी, तो विमेन जो है और सबसे पहले उससे पहले जो ये मेरी एक यंग टीम बैठी है जो स्क्रीन पे नहीं है, जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पॉकेट एसआईपी के बारे में सुना और शुरू करेंगी आप। हाँ, यस सब बोलते हैं लेकिन जी, अब देखते हैं। हाँ, जी, ये विमेन जो एक कैटेगरी है जी, खासकर अब क्योंकि जैसे आपने इतने अच्छे से समझाया कि ये टिकट साइज कम हो गई है, जी, बचत में विमेन का कोई मुकाबला नहीं। जी, पैसे की समझ भी जो उनको है वो शायद मर्द के पास नहीं है। जी, पूरा घर चलाती हैं, जी, समझती हैं पैसे को और ये हमने डिमोनेटाइजेशन के दौरान जी, देखा, जी, कोविड के दौरान देखा जी, कि सबने कुछ ना कुछ बचा के रखा हुआ था। जी, इस पर अब क्योंकि सेबी ने भी फोकस डाला है म्यूचुअल फंड्स पर कि आप जाइए, पहले डाला B30 पर, जी, अब जी, डाला विमेन पर। इसका ब्रांच सेंट्रिक जब आप कहते हैं विमेन ब्रांच सेंट्रिक, इसके आगे जी। और क्या किया जा सकता? अ, पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग जो ट्रेंड देख रहे हैं और जो क्रिसिल और ये सब का रिपोर्ट भी देखते हैं, तो देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 30-31% जो एयूएम बन रही है, ऑलमोस्ट 51 लाख करोड़ का, तो उसका 31-32% जो है वुमेन का एयूएम हो गया है। इसी तरह अगर एसआईपी की बात करें, एसआईपी में भी 16 लाख करोड़ के ऊपर अगर एयूएम बन गई है, तो उसमें भी 5.26 लाख करोड़ जो है एसआईपी की एयूएम, व्हिच इज़ ऑलमोस्ट अगेन 31-34% तो और तीसरा चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं, चाहे T30 हो, चाहे B30 हो,
मोर देन 80% जो है, सो 35 एंड अबव जो लेडीज़ हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं टुवर्ड्स वेल्थ क्रिएशन इन म्यूचुअल फंड। तो ये कुछ डेटा ऐसे इम्पोर्टेंट और अच्छे थे कि जिससे हम लोगों को लगा कि इस सेगमेंट को टैप करना भी बहुत ज़रूरी है। उनको भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, मुहैया कराना चाहिए, जिससे कि वो एकदम निर्भीक होके आएँ। वहाँ पे कोई वुमेन आरएम ही हो, वुमेन एरिया मैनेजर हो, जिसके साथ उनका जो है सामना हो। वो अपने जो भी प्रश्न हैं वो पूछ सकती हैं और उसका समाधान वो खोज सकती हैं। चाहे अपने बच्चों के लिए, अपने अपने परिवार के लिए, जो भी उनको करना है। क्योंकि गृह लक्ष्मी होने का मतलब केवल घर को चलाना है, मतलब केवल घर को मैनेज ही नहीं करना है, उसको फाइनेंशियली भी सुदृढ़ करना बहुत-बहुत बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि 2-3 कुछ ऐसे हादसे हुए हमारे फैमिली और रिलेटिव्स में, जिससे मुझे लगा कि जो ब्रेड विनर हैं, यानी जो हस्बैंड हैं, वो ऑल ऑफ अ सडन जब एक्सपायर कर गए किसी न किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण। एक को जैसे किडनी फेल्योर हो गया, एक हमारे बहुत ही अज़ीज़ थे। एक और को हमने देखा कि वो बाथरूम में गिर गए, नहाते समय, तैयार होते समय कोमा में चले गए एंड विदिन 1 मंथ वो कोलैप्स कर गए, ख़त्म हो गए। तो उनकी वाइफ़ और 3 बेटी है, इनके भी जो है एक जो पहले वाले हैं उनके छोटी बेटी है, बेटा है। तो ऐसा लगा हम लोगों को कि ये चीज़ जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट है और घर में कोई सेविंग्स नहीं है। एक तो कोई किसी ना एलआईसी पॉलिसी है, ना म्यूचुअल फंड में कुछ एसआईपी ही छोटे अमाउंट की है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो फिर बच्चों को पढ़ाना, बेटियों को पढ़ाना, कैसे उसको ग्रो करना, एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करना और खर्चे तो हम लोग सब जानते हैं, खर्चा जो है सो मानता नहीं है। बच्चों की भी डिमांड्स हैं, चाहे फ़ादर हों, नहीं हों, जो छोटे बच्चे हैं वो हर चीज़ के लिए डिमांड करते हैं। तो ऐसे में एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान होना बहुत-बहुत ज़रूरी है। यही सोच के हम लोगों ने दिल्ली में जो है सो एक अपनी ऑल वुमेन ब्रांच हमने खोली है। इसकी पॉपुलराइज़ेशन और वर्किंग हम लोग बहुत तेज़ी से कर भी रहे हैं। जितने भी वुमेन एमएफडीज़ हैं उस साउथ दिल्ली के, सबको इनवाइट करके हम लोगों ने बुलाया, सबको सेंसिटाइज़ किया और सबसे लगातार हम लोग की डे टू डे फ़ॉलो-अप और बात हो भी रही है। और देख भी रहे हैं, अब हम लोग देख भी रहे हैं कि उसमें बहुत बदलाव आ रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो कंट्रीब्यूट करने लगे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव है। मैं ये कहना चाहूँगा, एक सिंबॉलिक नहीं है। इनफैक्ट अब हम लोग को ये सक्सेस अच्छा लग रहा है, तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ और ब्रांचेज़ खुलें भारतवर्ष में, ख़ास करके सिटीज़ में, जो कि टोटली मैन्ड बाय वुमेन स्टाफ, वुमेन टीम इंक्लूडिंग एरिया मैनेजर। इससे क्या होगा कि लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस भी होगा और लोग आके, जो नहीं भी आते हैं, वो भी आके समझना चाहेंगे और अपनी स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। हम्म। और आपका तो ये एक्सपीरियंस भी रहा है एलआईसी में कि काफी सारी विमेन जी, आपकी जो टॉप एजेंट्स अच्छा, हैं उनकी कैटेगरी में आती थी। यस, तो हुँ, अगर वो मन बना लें कि मुझे ये सीखना है और इसमें घुसना है तो कोई एंड नहीं है इस कोई चीज़ एंड का। नहीं है, क्योंकि यस। मुझे याद है मैंने जब करियर शुरू किया था तो ये जो जब बड़े सबसे टॉप एजेंट्स के नाम आते थे उनमें तो अधिकतर विमेन आती थी। हाँ, यस, यस। तो बस थोड़ी वो हाथ पकड़ के आगे हाथ पकड़ के, बढ़ाने की हाँ, ज़रूरत है और यस, कुछ एकदम, नहीं। एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे कि क्या आप मानते हैं कि जो ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है, जी, हालांकि हम डिजिटल इंडिया में हमने किसी भी और देश के बनिस्बत हमने बहुत तरक्की की, जी, लेकिन कई लोग हैं जैसे जो उतने लिटरेट ना हो या जो डिजिटली लिटरेट ना हो। जी, क्या आप मानते हैं कि उनके लिए अभी भी दिक्कत है शुरू करने में? जी, ये केवाईसी कर आपने जैसे कहा, मैंने उनकी मदद की, मैंने करा दी और कई लोग ये कर रहे हैं जी, अपने पर्सनल लेवल पर। लेकिन अगर क्रांति लानी है तो इसे कोई भी इंसान जो है, जी, अब जो यंग जेंजी हैं वो तो चले जाएंगे अपने जी, ऐप पर, वो तो हाँ, फट कर लेंगे। जी, लेकिन कोई गांव में है या जैसे जी, कोई जिसको डाउट है, तो वो फॉर्म भरने में, लिखने में क्या लिखना है, या डिजिटली जी, savvy तो वो भी हैं, फोन जी, तो हर जगह पहुंच गया पहुँची भारत है, में। जी, तो उस प्रोसेस को कैसे और सिंपल किया जा सकता है आपके जी, मुताबिक? जी।
नहीं, मैं आपने बहुत बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि यही चीज़ लेके मैं बीच में सेबी भी गया था और वहाँ एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर से मिला और उनको मैंने अपनी डिफ़िकल्टी भी उनको एक्सप्रेस किया। क्योंकि हम लोग खुद भी देखते हैं कि जब वुमेन आईएपी होती है, जिसमें सभी लेडीज़ ही रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के पास वो केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कहने का मतलब है कि या तो आधार कार्ड या पैन कार्ड और बैंक अकाउंट में मेरे नाम से, मतलब उस औरत के नाम से, गृहलक्ष्मी के नाम से बैंक अकाउंट हो, ये तीनों चीज़ मिलना बहुत ही रेयर है। बहुत कम लोगों के पास ही, अगर 25-30 लोग रहते हैं तो उसमें हार्डली 5-7 लोग के पास ही ये फैसिलिटी होती है। तो ये बात इसीलिए हम लोगों ने मैंने सेबी में पर्सनली उठाया था कि कहीं न कहीं हमको इसको सिम्प्लीफ़ाई करने की ज़रूरत है। कि हम सब चीज़ को एक-दूसरे से जोड़ के ना देखें। अगर आधार कार्ड बहुत ही अच्छे से पूरे भारतवर्ष में सभी को दे दिया गया है, मोर देन 140 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड होगा। लेकिन जहाँ तक पैन कार्ड की बात है, पैन कार्ड अभी बहुत ही रेयर है, अभी कम है लोगों के पास। और तीसरा है, अगर बैंक अकाउंट की बात हो तो वो भी अभी कम है। अगर है भी, जैसे मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल दूँ तो मेरी वाइफ़ जो है जॉइंट अकाउंट होल्डर है हुँ, मेरे साथ, और वो फर्स्ट अकाउंट होल्डर नहीं है, वो सेकंड अकाउंट होल्डर है। तो इस सब से कई बार केवाईसी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो यही चीज़ हमने इसको सिम्प्लीफ़ाई करने के लिए ही कहा था कि क्या हम आधार कार्ड लेके जो है आगे बढ़ सकते हैं। पैन कार्ड को अगर लेना भी है तो हम उसको इश्यूएंस करा के बाद में 1-2 महीने के बाद 6 महीने में हम लेने का एक एक सोच सकते हैं। और बैंक अकाउंट में भी थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी देने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करते समय बैंक अकाउंट मेरे नाम से हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जब रिडेम्पशन की बात आए, उस समय बैंक अकाउंट मेरे नाम से होना वो अति आवश्यक है। हुँ, अगर मेरा जॉइंट अकाउंट है मेरे हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, तो उस तरह से क्या हम सोच सकते हैं कि क्या उनको भी हम ऑन बोर्ड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे कि हम लोग भी काम कर रहे हैं हुँ, और सेंसिटाइज़ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि केवाईसी को सिम्प्लीफ़ाई किया जाए। क्योंकि ये बात सही है कि केवाईसी में जो है सो सभी को दिक्कतें आती हैं, और पूरा फ़ॉर्म-वॉर्म भरना ये सब जो है ना, सो सही में जो जो ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं या जो आउट ऑफ टच हो गए हैं, हुँ, उनसे बिल्कुल। फॉर्म भरवाना जो है सो एक बहुत ही मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है। बहुत समय लगता है उनको समझाना, एक-एक चीज़ को बताना बहुत ही और इस एक पूरे देश में अगर 2 लाख एजेंट हैं, तो वो कहाँ-कहाँ वो पहुँचेंगे कहाँ-कहाँ डिस्ट्रीब्यूटर? पहुँचेंगे। यस, यस। इतने बड़े देश में तो इतने बड़े देश में 2 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स वही अगर बहुत कम आपके है। आपका सारथी नहीं होगा, तो हाँ, कौन आपको हेल्प करेगा? यस। और डिजिटली भी अगर आपने जैसा कहा, डिजिटली बहुत अच्छा हो गया। पहले हम लोग 12 मंथ्स का पोस्ट डेटेड चेक देते थे, या हाँ, 24 मंथ्स का, या 60 मंथ्स का, इस तरह से हम चेक्स देते थे। तो ख़ैर, बैंक का ऑटोमेशन होने से वो सब लिंकेजेस बहुत अच्छा हो गया है कि एक बार एसआईपी शुरू हो गई तो फिर जो है वो लाइफ़ लॉन्ग, जब तक कि आप पॉज़ नहीं करिएगा, वो हो जाए। लेकिन यहाँ जो ऑनबोर्डिंग का जो आपने प्रश्न किया ना, वो बहुत ही क्रिटिकल है। क्योंकि अगर केवल 6 करोड़ ही हैं, जहाँ की अगर हम लोग जानते हैं डीमैट अकाउंट ही 20 करोड़ लोगों का है, बिल्कुल। और 6 करोड़ हैं, जबकि ये ज़्यादा लोगों की पसंद है, म्यूचुअल फंड हाँ, एसआईपी में। बिल्कुल। तो इसको अगर हम सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, कुछ टीम बैठ के इसको जो है प्रॉपर्ली इसको सेंसिटाइज़ करके ठीक से अगर ये कर दें, तो मुझे लगता है कि इसमें रिवॉल्यूशन हो सकता है। हुँ, जैसे यूपीआई में रिवॉल्यूशन हुआ, वैसे ही इसमें भी हो सकता है। क्यों नहीं ज़ीरो फ़ोलियो सभी के नाम से हो एक ही बार में, सबके लिए बहुत ईज़िली हो जाए, और फिर जब जो स्टार्ट करना चाहे वो कर सकता है। कुछ इस तरह का अगर कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा इंडस्ट्री लेवल पे, एमपी लेवल पे, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा अ, पूरे सभी को, मतलब एएमसीज़ को भी उसका फ़ायदा मिलेगा, और क्लाइंट्स को, जो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बेसिकली बहुत आरामदायक हो जाएगा। हुँ। लिट्टी चोखा कब खिलाएँगे? जब आप कहिए आदेश करिए। जब आदेश करिए, लिट्टी चोखा बन आप सकता जहाँ के हैं, मैं जहाँ से मेरी पैदाइश हुई, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वो। है। जी, और हमारी आँखों के सामने ये देश बदला है। जी, और अब आप एक कगार पे हैं कि एक इनिंग्स को ख़त्म करेंगे, लेकिन मैं यही दुआ करता हूँ कि आप जो आपने नॉलेज, पैशन के साथ काम किया, इसको जी, आगे भी करते रहिए। जी, क्योंकि
हमें इस देश को आगे अगर लेके जाना है तो सबको फाइनेंशियली लिटरेट और जी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद झा थैंक यू साहब थैंक यू आने के लिए थैंक्स। और मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू।